हेलो फ्रेंड्स, युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के संविधान के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉलोनियल पीरियड। भारतीय संविधान का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल से जुड़ा है। 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण थे। मतलब ये जो हमारा भारत का संविधान बना था, इसकी जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी इसको ड्राफ्ट करने की, ये प्रक्रिया स्वतंत्रता हमारे इंडिपेंडेंस के पहले ही शुरू कर दी गई थी। जो ब्रिटिश संसद थी उसने कई अधिनियम पारित किए थे, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसने भारत में स्वशासन के लिए नींव रखी। और जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य ऐसे नेता थे, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता और एक सॉवेरियन संविधान की मांग की थी। तो चलिए, स्वतंत्रता संग्राम, तो ये स्वशासन की मांग के चलते 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का जो गठन हुआ है 1946 में हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के बाद किया गया था, जो ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, इसमें जो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने संविधान के जो ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी। और इसमें और भी नेताएं जो शामिल थे, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन शामिल था इसमें। अब इसे एडॉप्शन किया गया, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये डेट आपको याद रखनी होगी कि ये अपनाया, एडॉप्ट कब किया गया है, 26 नवंबर 1949, और ये जो इन्फोर्समेंट में आया है तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो ये दो डेट आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन B.R. अम्बेडकर जी, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि पर्सनालिटीज़ जो इन्वॉल्व थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में, भारत के संविधान के निर्माण में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है। जो इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। तो इन्हें, अंबेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू तो भारत के पहले प्रधानमंत्री और संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्य थे। मतलब पहले रियासतें बनाई गई थी, तो अब सब अलग अलग रियासतें अपने अपने हिसाब से चलती थी। तो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी को एकत्रित किया, उन्हें कन्वेंस किया कि हमें एक साथ होकर मिलकर काम करना है। तो यहाँ पे इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। अब ये डिफरेंस याद रखिएगा, जो अम्बेडकर जी है वो प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष थे। और ये जो है ये संविधान सभा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अध्यक्ष है। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे, ये भी सभा के सदस्य रहे हैं। और अन्य सदस्य जो थे, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, के मुंशी अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके महत्वपूर्ण सदस्य ये भी रह चुके हैं। चलिए, अब संविधान बनाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उसे बनाने में हम बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले भारत की विविधता, सबसे बड़ी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा देश में अलग अलग रियासतें थे, अलग अलग स्टेट है, आप देखते हैं तो सब अलग अलग प्रांत थे। तो उसको कैसे आप अलग अलग भाषा, संस्कृति,
सब अलग अलग धर्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, तो इन सबको एकत्र करके कन्वेंस करना कि संविधान बन रहा है और इसके अनुसार हमें काम करना है, बहुत मुश्किल था। तो भारत एक विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता वाला देश है, जिससे एक ऐसा दस्तावेज बनाना चुनौतीपूर्ण था जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। सब, क्योंकि जब सभी को एक जैसे लागू कराना है तो हर कोई अलग अलग संस्कृति वाला, अलग अलग भाषा वाला था, तो वो कैसे एक्सेप्ट करे। तो ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण थी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जिसको सब एक्सेप्ट करें, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और फिर पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस, तो विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। तो 1947 में भारत का विभाजन और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा ने अविश्वास और असुरक्षा का माहौल बना दिया, क्योंकि जब उस वक्त जो दंगे हुए, जो भी हिंसा हुई, तो उस वजह से ये लगा कि इन सबको एकत्र करना बहुत मुश्किल है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर सब पे लागू करना मुश्किल है। इसमें उन्हें मतलब, पर उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया। जो इसके सब मेंबर थे उन्होंने मिलकर ये सब चीज़ों का, चुनौतियों का सामना किया और सबको कन्वेंस करा। रियासतें, 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना एक जटिल कार्य था। आर्थिक चुनौतियाँ, क्योंकि वर्षों के औपनिवेशिक शोषण के बाद, क्योंकि अब हम स्वतंत्रता हमें 1947 में मिला, तब तक हम जो एक बंदी टाइप से जी रहे थे, एक मतलब किसी के अंडर में जी रहे थे, तो बहुत शोषण हुआ। और शोषण हुआ क्योंकि जिसने ने हमारे ऊपर, ब्रिटिश शासन ने जो शासन किया है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट के ले गए। हमारे यहाँ का खजाना, पहले हमारा देश बहुत समृद्ध देश हुआ करता था, लेकिन इस चीज़ के बाद जब हम परतंत्र थे, तब हम लोगों को बहुत सारे, हमारी आर्थिक जो चीज़ें थी, सब हमारा जो जिस कारण हम जाने जाते थे सोने की चिड़िया के कारण, वो सब लूटपाट के कारण सब खत्म होता गया। उन्होंने हमारा बहुत शोषण किया, लोग गरीब होने लगे। तो शोषण के बाद देश आर्थिक रूप से कमजोर था, जिससे विकास और वृद्धि की योजना बनाना कठिन हो गया था। तो पहले तो उनको एक अच्छे सेटअप में लाना, वो सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी, कि उनको पहले कन्विंस करे कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान ये सब मिलेगा। उसके बाद वो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, कि हमको देश के बारे में वो बाद में सोचेंगे, पहले हमारे बारे में, खुद के बारे में सोचेगा कि कैसे मैं रोटी, कपड़ा, मकान मुझे मिले। तो पहले तो उन चीज़ों के लिए आर्थिक रूप से उनको दृढ़, स्ट्रांग बनाना था, और उसके बाद फिर ये उनके लिए फिर विकास और वृद्धि की योजना बनाना कठिन हो गया था। वैचारिक मतभेद, तो यहाँ वैचारिक मतभेद था, क्योंकि अलग अलग राज्य की प्रकृति, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक सुधारों के बारे में सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद थे। सब अलग अलग, सबका सोचना था। अब हमारे जो संविधान है उसके क्या, जो भारतीय संविधान है विभिन्न स्रोतों से आया गया, अलग अलग सोर्सों से लाए गए हैं, जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश और कनाडा, इन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीज़ें हमने ली है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मर्ज किया, कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज किया, इन द सेंस कि उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। तो जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ ना, तो ये हमारा सुप्रीम लॉ माना गया। आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ इसको माना गया है। मतलब सभी कानूनों से ऊपर है, ये सबसे बड़ा कानून यही है। हमारे जितने भी कानून बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही बनेंगे, तो इसलिए इसको सुप्रीम लॉ कहा गया है। ठीक है। और क्योंकि इसमें राजनीतिक जो सिद्धांतों का ढांचा निर्धारित हुआ, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनकी कंस्ट्रक्शन बताया, वो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उनकी क्या पावर रहेगी, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, और इन सबको इसमें शामिल किया गया है। वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे। और इसमें मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी शामिल किए गए हैं। ये एक सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है हमारा। और इसमें, इसको अपनाने के बाद इसमें कई बार संशोधन, अमेंडमेंट भी लाया गया है, लेकिन वो आवश्यकता और चुनौतियों को देखते हुए किया गया है। चलिए नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस क्या था, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि क्यों बनाया गया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ही संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना था। हमारा सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट करना था, क्योंकि विविध अलग अलग लोग थे, अलग अलग
संस्कृति के, भाषा के लोग थे। तो इन सब के लिए एक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके लिए जो पर्पस रखा गया था, जो मेन उद्देश्य था कि संप्रभु हो, कि हमारे देश की जो पॉलिसी है वो हमारा देश ही मतलब उससे गवर्न करे, हमारा देश हमारे ही द्वारा शासित हो, कोई बाहरी शक्ति या कोई दूसरी विदेशी शक्ति उसको नियंत्रित नहीं करे। ये हमारा मेन पर्पस था। समाजवादी है कि यहाँ एक मिश्रित हमने प्रणाली अपनाई है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट भी काम करे और साथ साथ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम करे, धर्मनिरपेक्ष हो, कि देश का कोई एक धर्म नहीं हो, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग होते हैं कि आप पर्टिकुलर एक देश का धर्म रख देंगे तो यहाँ पे हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो अगर जो जिस धर्म को मानता है, अगर उसको दूसरा धर्म मानना पड़े तो वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो हिंसा पे उतर आएगा। तो इस वजह से धर्म निरपेक्ष बनाना था कि देश का कोई धर्म नहीं हो, सभी धर्मों को ये सम्मान, समान रूप से सम्मान मिलेगा। जो जिस धर्म को मानना चाहता है वो अपने अपना धर्म को फॉलो करें। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर किसी का एक का शासन नहीं है, यहाँ राजा वाली प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर ये है कि हमारा देश हमारे लोगों के, जनता के द्वारा ही, देश की जनता द्वारा ही चलाया जा रहा है और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व के द्वारा चलाया जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव जो हम जिनको इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं और वही उनको लाते हैं, वही उनको हटा भी सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। और ये जो काम होगा वो जनता के लिए होगा, इसलिए यहाँ पे ये उद्देश्य के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि शोषण के बाद सबकी स्थिति अलग हो गई थी। तो यहाँ पे सबको जस्टिस मिले, ये नहीं कि कोई ऊंचे वर्ग का लोग नीचे वर्ग के लोग के साथ अन्याय करे। स्वतंत्रता, किसी के ऊपर कोई मतलब किसी व्यक्ति को शोषित करते हुए वो उस पर अपना कंट्रोल रख रहा है, ये नहीं, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, समानता मिले सभी को। तो इस पर्पस, इस भावना के साथ हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। बंधुता और एकता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग फर्टर्निटी एंड यूनिटी, मतलब सब साथ में रहे, एकता रहे, देश के लिए काम करे, एक होकर, एकजुट होकर काम करे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, कि कोई अपने अपने लिए, मतलब अपना फायदे के लिए किसी और का हनन न करे, शोषण न करे, तो उसके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न करे। तो इस वजह से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपने सारे स्टेप्स लेती है। तो यहाँ पे उनको मार्गदर्शन दिया जा सके, उन्हें कुछ भी अगर आप पॉलिसीज बना रहे हैं तो उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, इसलिए ये उद्देश्य था। और उदारती नागरिकता को बढ़ावा देना, उत्तरदायी नागरिकता को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कि क्योंकि एक क्लियर हो जाती है ना कॉन्स्टिट्यूशन से कि इसमें ड्यूटीज दे रखी है, आपको राइट्स दे रखे हैं, तो आपको क्लियर है कि मुझे ये राइट्स है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई भी इस पर रोक नहीं लगा सकता। ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे देश के लिए ये करना चाहिए, मुझे अपने नेचर के लिए, अपने साथ में रहने वाले लोगों के लिए, इनके प्रति मेरी ये ड्यूटी है, तो उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक नागरिकता, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को बढ़ावा देने का यहाँ पर पर्पस था। तो इस वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसका ये मुख्य उद्देश्य ये थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट, या आपका कोई सजेशन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।